नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां पर हम आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष सीरीज वादा वर्दी के तहत हिंदी के कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। साथियों, अपनी विगत चर्चाओं के दौरान हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि परीक्षा में विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नवीन प्रश्न जिनकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उनको आपके सम्मुख रखा। उन पर हमने और आपने मिल करके संवाद किया और उनके प्रश्नों को हल किया। ठीक है, इसी कड़ी में आज हम अपने नवीन अंक के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन कि आप सभी इस अंक से जुड़ें और अंक में जुड़ने के साथ ही आप अपने साथ एक कॉपी और पेन, ठीक है, साथ में लेकर के बैठें, जिससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें प्रश्न के संदर्भ में हम आपको बताते रहेंगे उसको आप नोट करते रहें, जिससे कि जब भविष्य में आपको उन टॉपिक्स को रिवीजन करना हो तो वो चीज़ें जो हों वो आपके पास एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। तो आइए साथियों, बिना समय को गवाए अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न साथियों जो है वो समास से प्रारंभ हो रहा है और वो कह रहा है कि द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए पूर्ण विराम, बी अल्प विराम, सी संयोजक और डी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो साथियों ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास, अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें पहचान के रूप में भी हमने आपको बताया था कि द्वंद्व समास में जो प्रयुक्त पद होते हैं उन पदों के मध्य में हम संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं साथियों। कहीं कहीं यही संयोजक चिन्ह जो है वो योजक चिन्ह के रूप में भी लिखा मिलता है, योजक चिन्ह के रूप में भी लिखा मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये योजक चिन्ह और संयोजक चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, वो द्वंद्व समास में पदों के मध्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता दें, जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमने एक पद लिखा सुख और दूसरा पद लिखा दुख। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन दोनों के मध्य में हम ये चिन्ह जो प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं, इस चिन्ह को हम संयोजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संयोजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, संयोजक चिन्ह यानी जिसको हम लोग किस प्रकार से निरूपित करते हैं, ऐसे निरूपित करते हैं। इसका प्रयोग किस में होता है, द्वंद्व समास के पदों में होता है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर आपको और इंगित कर दूं, अगर यहाँ पर योजक या संयोजक चिन्ह ना हो तो पदों के मध्य में साथियों देखिए, पदों के मध्य में क्या मिलेगा आपको, जब उसका विच्छेद या विग्रह करोगे तो उनके मध्य में आपको और या अथवा पद प्रयुक्त होता दिखाई देगा, और या अथवा पद का प्रयोग दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संयोजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है, कौन सा अयोगवाह वर्ण है। विकल्प ए अंग या आहा, बी ए और ए, सी ओ और उ और डी ई और ई। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अयोगवाह हमने आपको बता रखा है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, और अयोगवाह वर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे विकल्प ए अंग और आहा। अंग और आहा जो होगा वो अयोगवाह वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प ए। अगले प्रश्न को हम लोग देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है अनिर्वचनीय शब्द की का शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर इसको की कर लीजिए, अनिर्वचनीय शब्द की शुद्ध वर्तनी है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। इन चारों विकल्पों को आप ठीक से पढ़िए और अपने आंसर को पहले निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, विकल्प ए, उसके बाद है विकल्प बी, फिर विकल्प सी और अंतिम विकल्प है डी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर पूछा गया आपकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस पद में आपकी शुद्ध वर्तनी जो होगी वो होगा विकल्प ए।
विकल्प ए जो होगा वो शुद्ध वर्तनी का स्वरूप हो जाएगा। अब इस पद को तोड़ेंगे तो साथियों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बन सकता है, ये पद बन सकता है अनिधन वचनीय, अनिधन वचनीय। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये विसर्ग जो है, विसर्ग का किसमें, रा में रूपांतरण हो जाता है, विसर्ग का रा में रूपांतरण हो जाता है, तो पद हमें क्या मिलता है, अनिर्वचनीय मिलता है। यानी यहाँ पर ये विसर्ग जो है वो रा में जब बदलेगी तो इस रा का प्रयोग आगामी वर्ण में होगा, और जब आगामी वर्ण में होगा तो देखिए ये वा के ऊपर ये रा का प्रयोग हो जाएगा, रा का प्रयोग हो जाएगा और हमारा शुद्ध पद मिल जाएगा विकल्प ए अनिर्वचनीय। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो विकल्प ए देखिए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। विकल्प बी, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। विकल्प सी, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। और विकल्प डी, ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो जरा ध्यान से थोड़ा सा सावधानी से पढ़िए। तो साथियों यहाँ दो विकल्प तो आपके सामने ऐसे ही हट जाएंगे, आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये साथियों गन्ने का जो पद है, देखिए ये गन्ने लिखा क्या है, यहाँ पे गन्ने लिखा है। तो गन्ने जो है वो पद किसका हो जाएगा साथियों, ये बहुवचन का पद हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बहुवचन का पद हो जाएगा। पक्का, अगर बहुवचन का पद हो गया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका एक वचन पद क्या बनेगा, तो आप जानते हैं इसका पद बनेगा एक वचन गन्ना। अब अगर गन्ने को हम देखें तो गन्ना पद है कैसा साथियों, तो गन्ना जो होता है वो पुल्लिंग का पद होता है। किसका पद होता है, पुल्लिंग का पद होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यानी ये गन्ने का जो पद हुआ, गन्ने का जो पद हुआ वो कैसा हो गया, वो पुल्लिंग एक वचन का हो गया। गन्ने का पद जो है, गन्ने का पद जो है वो कैसा हुआ, पुल्लिंग के साथ बहुवचन का पद हो गया। कैसा पद हो गया, पुल्लिंग बहुवचन का पद हो गया। अब यानी इसका मतलब मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यानी पुल्लिंग और बहुवचन का पद है तो इसके साथ इसकी जो क्रिया प्रयोग होगी या इसके साथ इसका विशेषण का पद होगा वो सदैव कैसा होगा, पुल्लिंग बहुवचन के रूप में होगा, पुल्लिंग बहुवचन के रूप में होगा। अब जरा ध्यान देखिए, गन्ने के साथ यहाँ पे विशेषण क्या है, गन्ना कैसा है, यहाँ ताजा दिया है, यहाँ ताजी दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया देखिए गन्ना कैसा पद है, तो देखिए यहाँ पहली बात तो पुल्लिंग का पद है। ठीक है, अब पुल्लिंग का पद है तो यहाँ पर इसके साथ ये ताजी जो है ये स्त्रीलिंग का पद प्रयोग नहीं होगा, यानी ये हट गया। और आप सुनते भी हो क्या, कहीं कभी ताजी गन्ना सुना है, नहीं सुना, आपने सुना क्या, ताजा, ताजा सुन सकते हो। ठीक है, ताजा सुन, लेकिन गन्ना ताजा भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ताजी होगा और ना ताजा। ताजा क्यों नहीं होगा, ताजा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का पद है। ये किसका है, बहुवचन का पद है। तो देखिए दो पद तो आपके सामने डायरेक्ट हट गए, ये पद तो डायरेक्ट हट गया कि ताजा और ताजी, गन्ने का पद यहाँ पर नहीं होगा। अब विकल्प देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक दिया यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है और दूसरा दिया यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बताइए क्या गन्ना कभी ताजा होता है, गन्ना ताजा नहीं होता। ताजा क्या होता है, ताजा होता है रस, अभी अभी निकाला गया। ठीक है, गन्ने को तो कितने समय भी रख दीजिए आप, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी वो क्या होता है, खाने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन गन्ने का जब रस पीते हैं तो कभी क्या हम लोग 3 4 5 घंटे रखा हुआ गन्ने का रस पीते हैं, नहीं पीते। गन्ने का हम लोग क्या कहते हैं, ताजा एकदम। जब हमें रस पीना हुआ तो गन्ने को हमने क्या किया, मशीन में लगाया और निकाल करके उसका रस क्या किया, पी लिया। तो गन्ने का ताजा रस पिया जाता है, ताजे गन्ने का रस नहीं। तो इसका अर्थ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है या मिलता है, ये एक विकल्प हो जाएगा। परीक्षा में साथियों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में प्रश्न इसी रूप में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसकी आगे परीक्षा में भी आने की प्रबल संभावना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 सिंघा शब्द में समास है। विकल्प ए बहुब्री, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 12 सिंघा, जैसे ही हमने पद लिखा तो ये लिखा है 12 सिंघा। अब यहाँ पर देखिए इस पद की विशेषता क्या है, इस पद की विशेषता ये है कि यहाँ पर साथियों पहला पद जो है, पहले पद पे किसका प्रयोग हुआ है, संख्या का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, संख्या का प्रयोग हुआ है। तो साथियों मैंने बताया था कि अगर पहले पद पे क्या हो,
संख्या हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दो समास में जाना चाहिए। चार विकल्प यहाँ हो उसको छोड़ करके भी सिर्फ दो समास की ओर। या तो इसमें क्या होगा, या तो इसमें द्विगु होगा, या फिर इसमें क्या होगा, बहुब्री होगा। क्या होगा, बहुब्री होगा। पहले पद पे संख्या है तो सिर्फ दो ही समास हो सकते हैं, या तो द्विगु हो या बहुब्री हो। अब जरा विकल्प में देखें साथियों, तो यहां पर द्विगु चूंकि दिया ही नहीं हुआ है, द्विगु दिया ही नहीं हुआ है, तो यहां पर तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा विकल्प पे बहुब्रीहि समास। कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर दोनों दिए ही नहीं हुए तो जो दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये दिया ही नहीं है तो आंसर बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन देखिए प्रश्न कब बढ़िया बनता, प्रश्न आपका जब बहुत अच्छा हो जाता, जब यही इन्हीं किसी विकल्प में बहुब्रीहि के साथ द्विगु भी दे देता। तो मैं इस प्रश्न के लिए क्या करता हूं, एक विकल्प ही बना देता हूं। अब ये विकल्प मैंने यहां बना दिया द्विगु समास। क्या बना दिया, द्विगु समास। आप जरा देखिए, अब आप क्या कहोगे, अब आप हमसे कहोगे सर जी 12 सिंघा में पहला पद संख्या हो गई और आपने बताया पहला पद संख्या है तो या तो द्विगु होगा या बहुब्रीहि होगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या है, अब आपने सर जी यहाँ कह दिया कि बहुब्रीहि भी लगा दिया और एक विकल्प आपने द्विगु भी दे दिया। तो अब सर हम पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कि कैसे कि अब इसमें द्विगु है कि बहुब्रीहि है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने दे रहा हूं, रख रहा हूं। मैंने समास की जब कक्षा पढ़ाई थी, समास की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो वहां भी इस बिंदु के साथ मैंने आपको अवगत कराया था। ये बिंदु क्या था, मैंने बताया था कि पहले पद पे संख्या हो, पहले पद पे संख्या हो तो वहां पर द्विगु और बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन कंडीशन एक और बनेगी, द्विगु कब होगा, द्विगु कब होगा, तो जो सामासिक पद होगा, ध्यान रखिएगा, जो सामासिक पद होगा वो अर्थ कैसा दे बच्चा, वो अर्थ आपको कैसा मिले, वो अर्थ आपको दे सामान्य अर्थ। कैसा अर्थ दे, सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ। और यही अगर पहले पद पे संख्या है और संख्या के साथ बनने वाला जो सामासिक पद है, क्या हो बेटा, सामासिक पद हो, और वो सामासिक पद अर्थ कैसा देने लगे, तो वो सामासिक पद आपको अर्थ देने लगे बच्चा विशेष। कैसा अर्थ देने लगे, विशेष अर्थ देने लगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों, वहां पर कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसी विशेष को साथियों हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं, योग रूढ़ पद। यदि भी ध्यान रखिएगा, शब्द रचना में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। योग रूढ़ प्रकृति के जितने भी शब्द होते हैं, योग रूढ़ प्रकृति के जितने भी शब्द होते हैं हिंदी भाषा में, वो सब में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12 सिंघा जो है बेटा, 12 सिंघा जो है वो हिंदी में कैसा शब्द है, योग रूढ़ प्रकृति का शब्द है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन की भाषा को बदल के कह सकता है कि 12 सिंघा शब्द किस प्रकृति का है, या 12 सिंघा की प्रकृति कैसी है। विकल्प बना सकता है रूढ़, रूढ़, यौगिक, यौगिक, ये योग रूढ़, योग रूढ़, या यहां पर दे सकता है विदेशज, विदेशज। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये अगर चारों विकल्पों में देखें तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, योग रूढ़। और यहां से मैंने बताया है कि योग रूढ़ प्रकृति अगर कोई शब्द होता है तो कौन सा समास को निरूपित करता है, बहुब्रीहि समास को। इसलिए यहां पर इस पद का आंसर होगा 12 सिंघा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ना कि द्विगु समास। क्योंकि ये अर्थ कैसा दे रहा है, ये अर्थ दे रहा है भाइयों विशेष। कैसा अर्थ दे रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास कौन कौन से हैं। विकल्प ए कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। विकल्प बी सभी संप्रदान तत्पुरुष। विकल्प सी सभी बहुब्रीहि। और विकल्प डी तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो साथियों ध्यान रखिएगा, एक एक पद को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चक्रपाणी। तो देखिए विशेष अर्थ का मतलब एक चीज और समझ लीजिएगा, चक्रपाणी का मतलब यहां पे हम क्या ले सकते हैं, विशेष अर्थ का मतलब होता है कि ये शब्द क्या किसी अन्य पद का पर्यायवाची है। अब चक्रपाणी को मैंने बोला तो चक्रपाणी को देखते ही क्या आपको याद आता है किसी का पर्यायवाची, तो आप कहोगे हाँ सर सुना है हमने। चक्रपाणी किसको बोलते हैं, चक्रपाणी विष्णु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। यानी ये विष्णु का क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया। यानी इसने अर्थ कैसा दे दिया साथियों, इसने अर्थ कैसा दे दिया, इसने अर्थ दे दिया विशेष। कैसा अर्थ दे दिया, विशेष दे दिया। ठीक है, और विशेष अर्थ दे दिया तो साथियों यहाँ समास फिर 100% बिना किसी सोच के क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। अच्छा अगला देखो, अगला है चंद्रभाल। हमने यहाँ पर चक्रपाणी की जगह दूसरा पद देखा
चंद्रभाल। अब चंद्रभाल भी क्या किसी का है? तो चंद्रभाल का मतलब क्या होता है? भाल का मतलब होता है मस्तक, मस्तक या माथा। तो जिसके मस्तक या माथे पर क्या है? चंद्रमा है। जिसके मस्तक या माथे पर क्या है? चंद्रमा। और आप सब जानते हो भैया, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला व्यक्ति एक ही है, यानी ये अर्थ भी कैसा हो गया? विशेष हो गया। यानी ये पद कैसा हो गया? ये पद शिव के लिए हो गया, इसका अर्थ कैसा हो गया? विशेष हो गया। और अगर विशेष हो गया तो साथियों यहाँ समास कौन सा हो गया? यहाँ भी बहुब्री समास हो गया। कौन सा हो गया? बहुब्री। तो देखो पहला पद जो था वो किसका था? बहुब्री का था। अब यहाँ पे पहले पद में ना यहाँ बहुब्री है ना यहाँ बहुब्री है, सभी देखे तत्पुरुष दिखा दिया, और ना यहाँ बहुब्री है। तो आंसर तो आप एक ही से निकाल सकते हो, आंसर तो आप एक ही से निकाल सकते हो कि पहले पद के लिए बहुब्री कहीं दिया है? नहीं दिया है। यानी आंसर कौन सा होगा? अगर सभी बहुब्री दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा? ये इस प्रकार से लिखा होगा, बहुब्री, फिर उसके बाद बहुब्री, और फिर उसके बाद बहुब्री। तो अब यहाँ पर देखो पहले पद में बहुब्री कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो आंसर तो एक से ही निकल गया। आंसर तो आपका बन गया विकल्प सी। लेकिन अब हम आपको बता रहे, अब चंद्रभाल कैसे हुआ? तो वो भी किसी का? शिव का पर्यायवाची है, तो ये भी विशेष अर्थ के कारण हो गया बहुब्री। अब यहाँ पर साथियों एक विकल्प अच्छा है जो आपको देखना था, सुलोचना। अब सुलोचना की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, सुलोचना की अगर चर्चा करें तो साथियों यहाँ पर कर्मधारय और बहुब्री दोनों हो सकते हैं। कर्मधारय और बहुब्री दोनों हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर सुलोचना का अंदर मतलब हुआ सुंदर लोचन वाली। सुंदर लोचन, लोचन मतलब आंखों वाली, और सुंदर आंखों वाली की अगर हम बात करें तो वो कोई भी स्त्री हो सकती है। तो ये क्या हो गई? ये इस पद की क्या हो गई? विशेषता हो गई। यानी ये सु क्या बता रहा है? पहला पद जो विशेषण है वो किसकी? इस विशेष की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। और ये अर्थ कैसा दे रहा है बेटा? तो ये अर्थ दे रहा है, सामान्य अर्थ दे रहा है। और अगर सामान्य अर्थ दे रहा है तो यहाँ कौन सा होना चाहिए? कर्मधारय समास। लेकिन चूंकि यहाँ विकल्प में कहीं पे भी कर्मधारय नहीं है तो हम इसको क्या मान लिए? हम इसको बहुब्री मान लिए। हमने मान क्या लिया? यहाँ ये सुलोचना की जो चर्चा कर रहा है ये मेघनाद की पत्नी, यानी एक विशेष पद की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? एक विशेष पद की चर्चा कर रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर बन गया विकल्प सी। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई ऐसा विकल्प होता, अगर आपके पास कोई इस प्रकार का विकल्प होता जिसमें यह लिखा होता कि बहुब्री और कर्मधारय, अगर ये विकल्प आपके सामने अगर परीक्षा में आ जाता तो निश्चित मानिए आपका ये आंसर सही ना होकर के ये आंसर सही हो जाता। ठीक है? क्योंकि सुलोचना, आप ध्यान रखिएगा, सुलोचना का पद हो, सुलोचना का पद हो, आपको मैं बता दे रहा हूं, सुलोचना का पद हो और यहां पर विकल्प में कर्मधारय और बहुब्री दोनों मिले, विकल्प में कर्मधारय और बहुब्री दोनों मिले, तो साथियों निश्चित मानिएगा आप प्राथमिकता किसको देंगे? आप प्राथमिकता पहला आंसर जो होगा वो कर्मधारय समास को लगाएंगे। और अगर ये नहीं है तो ऐसी कंडीशन में सेकंड प्रायोरिटी देकर के आप इसको सही कर देंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुलोचना क्या है? सुलोचना दोनों तरीके से प्रयोग हो सकता है। ठीक है? अगर दोनों दिए हैं तो पहला आंसर आपका कर्मधारय का होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, मनोयोग पद को अगर आप तोड़ोगे तो ये पद टूटता है मनः धन योग, मनः धन योग। और इसकी अगर आप चर्चा करें तो पद कैसे बनता है? तो विसर्ग के साथ व्यंजन पद को मिलाने से बनता है, विसर्ग के साथ व्यंजन को मिलाने से बनता है। और यदि एक पद पर आपको क्या विसर्ग मिल जाता है तो साथियों संधि आपकी हो जाती है विसर्ग संधि। कैसी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विसर्ग संधि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित प्रत्यय लगा है। तो साथियों तद्धित प्रत्यय का मतलब समझ लीजिए, तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या हुआ कि प्रत्यय जब किस पद से? संज्ञा अथवा सर्वनाम पद से जुड़ता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद में जब हम क्या करते हैं? प्रत्यय को जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से जो प्रत्यय लगता है उस प्रत्यय को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पठनी है, कृपालु है, गंतव्य है और हसोड़ है। तो यहाँ पर देखिए पठनी है, पठनी का मतलब क्या हो गया? ये पढ़ना हो गया
है कृपालु, ये पद इसका कृपा हो गया। गंतव्य यानी जाने का पद हो गया, ठीक है, जाने का पद हो गया हिंदी में अगर चर्चा करें, ठीक है। और हंसोड़ तो हंसना का पद हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 3 पद जो है वो क्रिया के हैं। ये देखिए पढ़ना, जाना और हंसना, पढ़ना, जाना और हंसना, ये किसके पद है? ये तीनों क्रिया के पद है। और यहाँ पर ये पद जो है कृपा, कृपा शब्द जो है साथियों किसका है? वो विशेषण का पद है। अब देखिए यहाँ विशेषण के पद में, विशेषण के पद में किसका? विशेषण के पद में प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अब प्रत्यय की बात करें तो यहाँ क्या लगा? तो यहाँ साथियों आलू प्रत्यय लगा। क्या लगा? आलू प्रत्यय लगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कृपा धन आलू बराबर कृपालु। ये हमारा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आए। अगर अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो उपसर्ग शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो विकल्प ए बिल्कुल, विकल्प बी गैर हाजिर, सी पृष्ठांकित और डी अचेतन। तो उपसर्ग का प्रयोग अगर नहीं किया गया है तो ध्यान रखिए वो आंसर होगा आपका विकल्प सी पृष्ठांकित। इस पद को आप तोड़ोगे तो यहाँ पर पहला पद मिलेगा पृष्ठ और दूसरा पद मिलेगा अंकित। अब इसमें देखिए ये भी पद किसका? उपसर्ग का नहीं है और अंकित पद भी जो है वो उपसर्ग का नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से विकल्प सी यानी पृष्ठांकित का पद जो होगा वो उपसर्ग रहित पद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उपसर्ग रहित पद हो जाएगा। और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़े अगर साथियों, तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काटना का कौन सा तत्सम है? विकल्प ए कटन, सी कटित, सी कर्तन, विकल्प बी कटित, सी कर्तन और डी कटित। तो साथियों ध्यान रखिएगा यहाँ पर तत्सम की अगर चर्चा की तो तत्सम का मतलब क्या हुआ? तत्सम का मतलब हुआ संस्कृत के समान। मतलब क्या हुआ? संस्कृत के समान। अब संस्कृत के समान अगर हम इसमें पद देखना चाहें तो यहाँ पे संस्कृत के समान कौन सा पद हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, कर्तन हो जाएगा। विकल्प सी हो जाएगा तत्सम का पद कर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ठीक है, विकल्प ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र और डी राष्ट्रीयता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का पद आपको बनाना है। और भाववाचक संज्ञा मैंने क्या बताई थी? तो भाववाचक संज्ञा हमने बताई थी आपको कैसे बनती है। तो भाववाचक संज्ञा पद में क्या करते हैं? पद में प्रत्यय का प्रयोग करके बनाते हैं। पद में प्रत्यय का प्रयोग करके बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है? तो पद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राष्ट्र से देखिए हम क्या बना सकते हैं? एक राष्ट्रीय पद बनाते हैं। राष्ट्रीय पद बनाते हैं। आप कहोगे सर जी प्रत्यय का प्रयोग तो इसमें हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पद जो होता है इसमें हम प्रत्यय का प्रयोग जरूर किए। राष्ट्र में हमने देखिए क्या किया? राष्ट्र में हमने प्रत्यय का प्रयोग किया, प्रत्यय का प्रयोग किया, तो अब ये क्या बना? राष्ट्रीय बना। लेकिन ये पद जो है साथियों ध्यान रखिएगा, ये पद जो है भाववाचक संज्ञा का ना होकर के किसका बन गया? विशेषण का बन गया। किसका बन गया? विशेषण का बन गया। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। अब यहां हम लिखते हैं राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। इसी प्रकार हम लिखते हैं राष्ट्रीय पर्व। क्या लिखते हैं? राष्ट्रीय पर्व। ध्यान से देखते जाइएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गीत की ये एक प्रकार से क्या कर रहा है? विशेषता को बता रहा है। गीत कैसा है? राष्ट्रीय का है। और कैसा पद का आंसर जो पद देता है मैंने आपको बताया है, कैसा पद का आंसर जो पद देगा, कैसा का आंसर जो पद देगा वो पद कैसा होगा? विशेषण का होगा। कैसा होगा? विशेषण का होगा। तो यहाँ गीत कैसा है? राष्ट्रीय है। इसी प्रकार गान कैसा है? राष्ट्रीय है। पर्व कैसा है? राष्ट्रीय है। तो यहाँ पर ये तीनों पद भैया किसके बन जाएंगे? ये तीनों पद बन गए विशेषण के। अब क्या किया? विशेषण पद पे हमने प्रत्यय जोड़ा। विशेषण पद में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो निर्मित होती है हमारी क्या? भाववाचक संज्ञा। क्या निर्मित होती है? भाववाचक संज्ञा। अब इसी राष्ट्रीय पद में हमने क्या जोड़ा? इस ता प्रत्यय को जोड़ दिया। क्या किया? ता प्रत्यय को जोड़ दिया। तो हमारा पद क्या बन गया? हमारा पद बन गया राष्ट्रीयता। क्या बन गया? राष्ट्रीयता। यानी ये पद जो बना वो किसका होगा? वो भाववाचक
संज्ञा का पद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का पद हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा विकल्प डी, राष्ट्रीयता। विकल्प डी, राष्ट्रीयता। ठीक है साथियों, प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। कई छात्र हमारे राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता में कंफ्यूज हो सकते थे, तो मैंने वो पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दिया। राष्ट्रीय पद जो होगा वो किसका होगा? भाववाचक संज्ञा का ना होकर के विशेषण का होगा, जबकि भाववाचक संज्ञा का पद होगा राष्ट्रीयता। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? विकल्प ए प्रेरणार्थक, बी संयुक्त, सी अनुकरणात्मक और डी नाम धातु। डी नाम धातु। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हथियाना की अगर हम चर्चा करें तो हथियाना शब्द अगर इसका मूल पद देखें तो मूल पद है इसका हाथ, और हाथ में प्रत्यय लगा करके क्या बना है? प्रत्यय लगा करके बना है हमारा क्या? क्रिया। हाथ में प्रत्यय लगा करके बना है क्रिया। और हाथ की अगर हम चर्चा करें तो साथियों हाथ का मतलब होता है नाम। हाथ का मतलब क्या होता है? नाम। नाम का मतलब हो गया ये कैसा पद हो गया? संज्ञा पद हो गया। क्या हो गया? संज्ञा पद हो गया। यानी ये पद का निर्माण किससे हो रहा है? संज्ञा पद से हो रहा है, यानी किसी ना किसी नाम से हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी साथियों डी, नाम धातु क्रिया। कैसी हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 13वां, मैंने आम ले लिया है। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, बहुवचन क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए तो विकल्प है मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं या हमने आम ले लिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दो विकल्प तो हट ही गए क्योंकि वाक्य ही बदल गया। हमने आम ले लिया है तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा क्योंकि क्रिया किसकी है? एक वचन की है। और बहुवचन का पद होगा तो क्रिया कैसी होनी चाहिए? बहुवचन की होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर क्रिया ही गायब कर दी है। क्या? लिए नहीं है, ले लिए हैं होना चाहिए था। तो ये पद यानी बी और डी तो आंसर नहीं है। अब बचता क्या है? मैंने आम ले लिए हैं या हमने आम ले लिए हैं। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही आपका विकल्प बनेगा वो होगा विकल्प ए, मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं, ये होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। साथियों इसको पहचानने का तरीका विगत सत्रों में हम लगातार आपके साथ इसको अपने संवाद के माध्यम से बता चुके हैं। तो कई साथियों उस चीज को देखते हुए इस प्रश्न का आंसर निकालें और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दें। विकल्प ए सरसों, विकल्प बी मकई, विकल्प सी सारस या विकल्प डी मूंग। तो पुल्लिंग का शब्द है साथियों, पुल्लिंग का पद यहां हो जाएगा विकल्प सी सारस। सारस। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोलते हैं। अगर हम बोले तो इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। हम लोग सारस बोलते क्या है? क्रिया लगा लेते हैं, सारस उड़ा या सारस उड़ी। अब देखिए सारस उड़ा या सारस उड़ी, यहां पर हमने एक क्रिया किसकी ली? एक क्रिया पुल्लिंग की ली, एक क्रिया किसकी ली? एक क्रिया स्त्रीलिंग की ली। अब यहां पर जो क्रिया सही होगी यानी वो पद उसी का होगा। अब यहां पर बोलते क्या है? क्या कभी हम लोग बोलते हैं सारस उड़ी? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? सारस उड़ा। यानी स्त्रीलिंग की क्रिया का प्रयोग नहीं होता, यानी ये पद स्त्रीलिंग का ना होकर के क्रिया किसकी? पुल्लिंग की हुई। तो ये पद किसका हो गया? पुल्लिंग का हो गया। यानी सारस का पद किसका हो गया? पुल्लिंग का हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फिर से लिंग से है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का पद आपको पहचानना है। तो यहां पर देखिए दूध विकल्प ए में है, मक्खन विकल्प बी में है, मट्ठा विकल्प सी में है और छाछ छाछ विकल्प डी में है। तो जरा देखिए आप लोग क्या बोलते हो? हमने क्या किया? दूध पिया, दूध पी नहीं, दूध पिया। अब आखिरी में क्या आ गया? तो यहां पर ये क्या हो गया? आ का पद आ गया। तो ये पद कैसा हो गया? पुल्लिंग का हो गया। ये नहीं होगा। मक्खन खाया, खाई नहीं, मक्खन खाया, यानी ये पद भी पुल्लिंग का हो गया, ये भी नहीं होगा। और मट्ठा पी नहीं, मट्ठा पिया, मट्ठा पिया। तो यहाँ ये पद भी क्या हो गया? ये पद क्या हो गया? स्त्रीलिंग का हो गया। अब बचा कौन सा? छाछ। तो आप क्या करते हो? छाछ पी। अब आपका छाछ पिया नहीं, आप क्या बोलते हो? छाछ पी। तो यहाँ पर विकल्प डी छाछ जो होगा वो किसका हो जाएगा? स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प ए अपादान, बी कर्म, सी संप्रदान और डी करण। डी करण। अब जरा देखिए तो यहां पर साथियों यहां पर चिन्ह के रूप में क्या मिला? चिन्ह के रूप में मिला से। आप लोग जानते हो से चिन्ह का प्रयोग दो जगह पर होता है। से चिन्ह का प्रयोग दो जगह पर होता है। एक होता है करण कारक और दूसरा क्या होता है साथियों? दूसरा कहलाता है अपादान कारक।
अब आप कहोगे सर जी इसमें पहचाने कैसे, क्योंकि यहाँ तो अपादान भी दिया है और यहाँ पर करण भी दिया हुआ है। अब सर जी क्या करें, तो यहाँ पर आपको देखे मैंने बता रखा है कि से चिन्ह जब क्या करे, अपादान कारक का भाव कब होगा, अपादान कारक का भाव होगा जब वहाँ क्या मिलेगा, अपादान कारक वहाँ पे तब होगा जब वहाँ क्या मिलेगा, जब अलग होने का भाव होगा। एक पद का दूसरे पद से अलग होने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, तो वहां पर कौन सा कारक होगा साथियों, अपादान। और यदि एक पद जो है वो दूसरे पद से क्या हो, जुड़ा हुआ हो या साथ में हो, साथ में हो, तो वहां पर साथियों कौन सा कारक हो जाएगा, वहां हो जाएगा करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पेड़ से बंदर कूदा, यानी कहा पेड़ से बंदर जो है वो क्या हो रहा है, साथ नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा, बल्कि क्या हो रहा है साथियों, अलग हट रहा है, दूर हो रहा है। और अगर दूर होने का भाव है तो यहां पर साथियों से चिन्ह में करण कारक ना होकर के क्या होगा, अपादान कारक होगा। प्रश्न का आंसर बनेगा विकल्प ए, अपादान कारक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। विकल्प ए हस्त, बी दंती, सी हस्ती और डी करी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर हाथी का समानार्थी पद जो नहीं होगा वो होगा विकल्प ए हस्त। बाकी के तीनों पद जो होंगे वो हाथी के समानार्थी पद के रूप में प्रयोग होंगे, जो कि दंती, हस्ती और करी है। अगर हम हस्त की बात करें तो साथियों हस्त का मतलब हाथ होता है, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ना कि हाथी। ठीक है, अगले पृष्ठ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का भेद पूछा गया है। हमने आपको अपनी अंतिम कक्षा में भी बताया था कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं और वो चारों भेद आपके यहाँ पे विकल्प के रूप में दिए हैं। विकल्प ए कालवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक और डी रीतिवाचक, डी रीतिवाचक। अब यहाँ पर आपको चुनना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर वो पद चुनिए, वो पद चुनिए जो क्रिया विशेषण का पद है। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण का पद साथियों है, क्रिया विशेषण का पद है सुबह। क्या है, सुबह। ठीक है, सुबह का पद। अब यहाँ पर हमने आपको पहचान बताई थी, हमने आपको क्या पहचान बताई थी, हमने आपको पहचान बताई थी कब, कहाँ, कहाँ, कैसा, कितना, ये 4 पद से प्रश्न करना है आपको। क्रिया विशेषण का जो पद है, अगर उसमें आपको प्रश्न क्या कब का करना पड़ता है, कब का करना पड़ता है, तो साथियों यानी इसका मतलब वो किसका, समय का बोध कराता है, यानी वहां पर कैसा हो जाएगा, कालवाचक विशेषण हो जाएगा। यदि आपको प्रश्न कहाँ का करना पड़ता है, यानी अगर कहाँ का प्रश्न किससे, बेटा ये सारे प्रश्न आप किससे करोगे, ये सारे प्रश्न आप करोगे क्रिया विशेषण के पद से। किस पद से करोगे, क्रिया विशेषण के पद से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है। कहाँ से अगर प्रश्न कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ बोला कि वह दिल्ली घूमने गया, वह दिल्ली घूमने गया। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली यानी कहाँ घूमने गया, तो कहाँ का आंसर कौन देने रहा है, कहाँ का आंसर दे रहा है कौन, दिल्ली का पद दे रहा है। तो दिल्ली का पद बेटा किसका हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यानी वो कैसा हो जाएगा, वो स्थानवाचक क्रिया। वो कैसा हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, स्थान, यानी ये जगह का बोध कराएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बोलो हाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ बच्चों। अगर कैसा, कैसा का अगर हम बोध कराते हैं, कैसा, कैसी, कैसे का प्रश्न करते हैं और उसका आंसर अगर मिलता है, तो पद जो होगा साथियों किसका होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का होगा। और कितना, कितनी, कितने, अगर इसका प्रश्न करना पड़ता है, तो साथियों वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम प्रश्न करते हैं तो क्या करते हैं, कब बनाती है, माँ है जो नाश्ता कब बनाती है, तो कब का आंसर क्या मिला, सुबह के पद में मिला। और अगर कब का प्रश्न करना पड़ा तो आंसर हुआ हमारा विकल्प ए, यानी आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुजात और मनुजात शब्द युग्म का अर्थ आपको बताना है, इसका अर्थ आपको बताना है। मनुजात और मनुजात, विकल्प ए मनुष्य जात और राज। अब साथियों देखो यहाँ पर शब्द को जरा ध्यान रखिएगा, मैंने इस पे बॉक्स बनाया है। दूसरा है मनुष्य जात और मर्यादा,
विकल्प सी मानव और राक्षस, और विकल्प डी मनुष्य जाट और मर्यादा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो साथियों मनुजात का मतलब आप लोग मनुष्य जात से ले सकते हो, मनुष्य जात से ले सकते हो, लेकिन जरा ध्यान रखिए यहां पर मनुजात, मनुजात का मतलब क्या, मनुजात का मतलब होता है बेटा राक्षस। मनुजात का मतलब क्या होता है, राक्षस। और जरा यहां पर देखो तो राक्षस यहां पर सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है। यहां देखिए इसकी वर्तनी की अशुद्धि कर दी है बेटा, ये राक्षस नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, ये राक्षस छाते वाला छत बना दिया, जबकि यहां होना क्या चाहिए, छत्री वाला छा होना चाहिए, संयुक्त वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इसकी वर्तनी की क्या हो गई, अशुद्धि हो गई, वर्तनी की अशुद्धि हो गई। अब ऐसी कंडीशन में देखिए ये तो इसका अर्थ है ही नहीं, तो ये दोनों तो आंसर लेंगे नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या बनेगा, इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा विकल्प सी मानव और राक्षस। मानव और राक्षस यानी मनुजात को हम बोलते हैं मानव और मनुजात को बोलते हैं राक्षस। ठीक है, या एक प्रकार से इन दोनों पदों को आप एक दूसरे के विलोम शब्द के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि मनुजात का विपरीत अर्थ क्या होगा, तो आप बोल सकते हो मनुजात होगा। क्या होगा, मनुजात होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प सी हो गया। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी में नहीं बोली जाती है। विकल्प ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी और डी बुंदेली। तो साथियों आप जानते हो पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाने वाली बोली कौन सी है, पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाने वाली बोली होती है तीन। कौन सी होती है, तीन होती है, जो कि कौन कौन सी होती है, तो होती है भैया, एक होती है अवधी, एक होती है अवधी, दूसरी होती है बघेली, तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी। तीसरी क्या होती है, छत्तीसगढ़ी। अब विकल्प में देखो तो ये तीनों विकल्प आपको दिख जाएंगे भैया, तीनों विकल्प अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी एक लाइन से दिख गए, यानी ये तीन तो है, तो नहीं जो होगी वो कौन सी होगी, डी होगी। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी बुंदेली। और बुंदेली जो होगी वो किस भाषा की होगी, तो आप ध्यान रखिएगा, सॉरी उपभाषा। ये किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी, तो ये आएगी साथियों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली बोली का प्रयोग करते हैं। आपकी उपस्थिति दर्ज कराने वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे इस सेशन को पूर्ण देखते हैं, जिसकी कि मैंने आपसे अपने अंतिम सत्र के दौरान चर्चा भी की थी। हमने आपसे निवेदन भी किया था कि साथियों हम 30-30, 25-25, 35-35 मिनट छोटे वीडियो को बना रहे हैं, जिससे कि आप अपने सेशन को पूरा देख सकें। तो साथियों यहाँ पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और आपको बताना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका हम छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आपकी उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है साथियों, तुम कहां जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट करना है। ए विधिवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निषेधवाचक और डी विस्मयवाचक। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रयोग के साथ प्रश्नवाचक पद का प्रयोग हो गया, यानी यहाँ पर यह वाक्य कैसा हो जाएगा, विकल्प बी प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के या बिना किसी व्याख्या के। ये प्रश्न का आंसर विकल्प बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आंसर आपका बनेगा विकल्प ए मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है उन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें 5000 कवियों के वर्णन को शामिल किया है, 5000 हिंदी के कवियों को शामिल किया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है हमारा, विडौला पर्यायवाची किसका है, विडौला पर्यायवाची किसका है। ए नक्षत्र का, बी अप्सरा का, सी इंद्र का और डी पत्थर का। तो साथियों अपनी अंतिम कक्षा में मैंने बताया था कि आपको पर्यायवाची इंपॉर्टेंट के रूप में मार्क करना है, और वो पद मैंने जो कहा था इंपॉर्टेंट के रूप में, तो वहाँ मैंने आपको एक पद कामदेव का दिया था और दूसरा पद इंद्र का दिया था। यहाँ पर इन दोनों में एक पद आपको दिखाई दे रहा है, यानी विडौला। ये शब्द साथियों थोड़ा ध्यान रखिएगा, विडौला की जगह थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए, विडौला की जगह शब्द को विडौजा कर लीजिए, ठीक है।
तो विडोजा जो शब्द होगा वो विकल्प सी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी इंद्र। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न है, रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है, वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है। रेखांकित अंश क्या है? रेखांकित अंश है वह ईश्वर को मानता है, वह ईश्वर को मानता है। तो अब इसमें क्या है, तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए पुजारी, बी पंडित, सी आस्तिक और डी ब्राह्मण। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है आस्तिक। क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी आस्तिक। ठीक है, विकल्प सी आस्तिक। और अपने अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? विकल्प है संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी संदिग्ध भविष्य और डी सामान्य भविष्य। तो साथियों ध्यान रखिएगा, राम खाता होगा, तो यहां पर अगर इस पद को हम देखें तो ये पद देखिए बन सकता है राम खाता, और इसके साथ हमने एक अन्य सहायक क्रिया के रूप में पद जोड़ा होगा। अब जब देखिए यहां पर क्रिया में क्या ता, तो आपको मालूम है ता, ता, ती और ते, ये पहचान किसकी होती है साथियों? तो ये सामान्य भूत की पहचान होती है। किसकी होती है भैया? सामान्य भूत की पहचान होती है। सामान्य भूत की अगर पहचान होती है, कि भैया बंद कर दो इसको। सामान्य भूत की अगर हम पहचान की बात करें तो यहाँ पर देखिए इतना वाक्य क्या हो गया? ये सामान्य भूत का हो गया। ये किसका हो गया? सामान्य भूत का हो गया। और सामान्य भूत में हम आपके साथ अगर क्या होगा, होगी, होगे का पद जोड़ देंगे, होगा, होगी, होगे का पद जोड़ देंगे, तो साथियों ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान का वाक्य। किसका हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान का वाक्य। तो ध्यान से देखिए यहां पर इतना वाक्य किसका है? यह है सामान्य भूत का, और होगा, होगी, होगे का पद जुड़ा, होगा, होगी, होगे का पद जुड़ा, सॉरी एक मिनट, यह सामान्य भूत नहीं, यहां सामान्य वर्तमान लिख दीजिएगा। यहां पर वाक्य किसका हो गया? ये ताती ते सामान्य किसकी होती है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्तमान की पहचान होती है। ठीक है, और सामान्य वर्तमान के साथ क्या होगा, होगी, होगे का पद जुड़ेगा, तो वाक्य किसका बन जाएगा? संदिग्ध वर्तमान का बन जाएगा। तो यहां पर देखिए ये क्या हुआ है? ये सामान्य वर्तमान हुआ और उसके साथ होगा का पद जुड़ा, तो ये वाक्य किसका बनेगा? वाक्य बनेगा विकल्प ए संदिग्ध वर्तमान का। किसका हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान का ये वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हमने अपने आज के सत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन प्रश्नों की चर्चा की, प्रश्नों के आंसर की व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा करता हूं कि उन व्याख्या को आपने अपनी नोटबुक में, अपनी पुस्तक में संचित कर लिया होगा। घर में आप उसको पुनः पुनः बार बार पढ़ करके, उसका अभ्यास करके, जो कॉपी में उतारी गई चीज़ है उसको अपने मन मस्तिष्क में धारण करेंगे, जिससे कि परीक्षा में आपके प्रश्न जो हों वो सही हों और आप परीक्षा में सफल होकर के अपने सपनों को साकार करें। तो साथियों इसी उम्मीद के साथ कि हम और आप मिल करके हमारा ये जो संवाद का सिलसिला है, ये जो कार्यक्रम है, इसको अनवरत रूप से इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसको जारी रखेंगे। इस वादे के साथ हम अपनी चर्चा को यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।